देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी ने दी कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई। पार्टी नेताओं से मिलकर आगे बढ़ने का किया आह्वान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ली कांग्रेस अध्यक्ष पद की शपथ। राहुल और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता रहे मौजूद। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल का नया दाव, कहा नोटों पर छापी जाए गले श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में एलओसी के पास मारा गया विदेशी आतंकी। हथियार और गोला बारूद बरामद। और चक्रवात सित्रंग ने असम के 43 गांवों में मचाई भारी तबाही। 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। भारी संख्या में गिरे पेड़, कई घरों को हुआ नुकसान। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में पार्टी को प्रेरणा मिलेगी और वह लगातार मजबूत होगी। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि कांग्रेस ने भी संकट के सामने हार नहीं मानी और आगे भी नहीं मानेंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि खड़गे जी से पूरी पार्टी को प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी। उनका कहना था कि वह बहुत प्रसन्न है। सोनिया गांधी ने कहा कि सच कहूं तो मैं राहत महसूस कर रही हूं। आपने इतने वर्षों तक जो प्यार और सम्मान दिया वह मेरे लिए गौरव की बात है। मुझे इसका एहसास जीवन के आखिरी सांस तक रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है। यह परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में होता ही है और होता रहेगा। आज कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोकतांत्रिक मूल्य के सामने जो संकट पैदा हुआ है उसका हम सफलतापूर्वक मुकाबला कैसे करें। मुझे विश्वास है कि पार्टी के साथ कार्यकर्ता और नेता आपस में मिलजुल कर ऐसी शक्तियां बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने खड़ी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेगी। साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए हैं लेकिन पार्टी ने कभी हार नहीं मानी है। सभी को मिलकर संकल्प के साथ और एकता के साथ आगे बढ़ना है। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। खड़गे ने आज दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर में अध्यक्ष पद की शपथ ली और इस दौरान सोनिया और राहुल गांधी, साथ ही प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुधवार को औपचारिक रूप से निर्वाचन पत्र सौंपा गया और इसके साथ ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने खड़गे को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा और इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के सदस्य राजेश मिश्रा, अरविंद सिंह लवली और ज्योतिमणि भी मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक भावुक क्षण है। आज एक सामान्य कार्यकर्ताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। पदभार ग्रहण करने से पहले खड़गे ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। गुजरात में साल के आखिरी में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक नया दांव खेला। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि भारत की करेंसी पर श्री लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की तस्वीर छापी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर देश की करेंसी पर देवी देवताओं की तस्वीर होगी तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे जल्द से जल्द प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी
आम आदमी पर इसका असर साफ दिख रहा है। साथ ही इसकी मार आम आदमी को भुगतनी पड़ रही है। हम चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने और लोग भी अमीर बने। इसके लिए हमें कई सारे कदम उठाने पड़ेंगे। हमें बड़ी तादाद में अस्पतालों का निर्माण करना है और स्कूल भी खोलने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने हैं। और केजरीवाल ने कहा कि हमारी कोशिश तभी कामयाब होगी जब हम पर भगवान का आशीर्वाद होगा। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि काफी मेहनत करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं आता। ऐसे में भगवान के आशीर्वाद की बहुत जरूरत होती है। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो नतीजे आने लगते हैं। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया का जिक्र करते हुए वहां की करेंसी की मिसाल दी। केजरीवाल ने कहा कि इंडोनेशिया में हिंदुओं की आबादी 2% से भी कम है, लेकिन वहां भी अपनी करेंसी पर गणेश भगवान की तस्वीर छापते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को यह अहम कदम उठाना चाहिए। मेरे मन में ये सुझाव इसलिए आया क्योंकि देवी देवताओं के आशीर्वाद के बिना हम कई बार अपने प्रयासों पे सफल नहीं हो पाते हैं। जम्मू कश्मीर के घाटी में आतंकियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला एलओसी के पास कुपवाड़ा जिले का है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुदपुरा में इस मुठभेड़ में एक विदेशी आतंकी मारा गया। इस आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। सर्च ऑपरेशन जारी है और इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के नौगाम स्थित शोपिया में आतंकी इमरान बशीर गनी मारा गया और वह एक हाइब्रिड आतंकी था और इसकी मौत दूसरे आतंकी की फायरिंग में हुई थी। दरअसल जब सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शोपियों में मुठभेड़ हुई थी, उसी दौरान दूसरे आतंकी की गोली से इमरान मारा गया। आपको बता दें कि शोपिया में बाहरी मजदूरों पर ग्रेनेड फेंकने के मामले में आतंकी इमरान बशीर गनी जिंदा पकड़ा गया था और इसके बाद से उसे मिली जानकारी के आधार पर रेड डाली गई थी। इसमें शोपिया के नौगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में इमरान दूसरे आतंकी को गोली मारा गया। घाटी में रहने वाले कश्मीर पंडित आतंकियों के निशाने पर है। आतंकियों ने 15 अक्टूबर को एक कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की दक्षिण कश्मीर जिले की चौधरी गुंड में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ सख्ती कर दी है। असम में तूफान सितरंग की वजह से भारी तबाही देखने को मिली। राज्य के 43 गांवों के करीब 111 लोग इस तूफान से प्रभावित हुए और भारी बारिश की वजह से कई घरों को काफी नुकसान हुआ। भारी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। सबसे ज्यादा नुकसान राज्य के 9 गांव जिलों में हुआ। यहाँ के कालियाबोर, बामुनी, सकमुथिया, चाय बगान, बोरली गांव क्षेत्र में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि तूफान में किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। कालियाबोर के ग्राम प्रधान ने कहा कि ग्राम प्रधान के रूप में मैंने पूरे गांव का दौरा किया, यहाँ काफी नुकसान हुआ है। सर्कल अधिकारी को मैं इसकी रिपोर्ट भेज दूंगा। तूफान सितरंग के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में कई उड़ानें और ट्रेनें भी रद्द कर दी गई। रेलवे में किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है और मंगलवार बारिश होने के बाद गुवाहाटी में बारिश के बाद से ही सड़कों पर पानी भर गया। तूफान का बड़ा असर त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में भी देखने को मिला। वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई थी और असम में सोमवार सुबह चक्रवाती तूफान सितरंग का असर असम में महसूस किया गया। राज्य के कई हिस्सों में बारिश भी हुई। इनमें करीमगंज, कछार, हैलाकांडी और भीम हसाओ जिले शामिल थे। आईएमडी के अनुसार सोमवार तड़के 3:17 बजे 3:17 पर सितरंग पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप से 520 किलोमीटर दक्षिण और बांग्लादेश में बारिसाल 670 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। आपको बता दें कि मंगलवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा था कि चक्रवाती तूफान सितरंग उत्तर पूर्व में अगरतला और शिलांग के करीब अब कमजोर पड़ गया है। तो साफ तौर पर चक्रवात सितरंग का ये कहर असम के कई गांवों में देखने को मिला। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। इस लड़की की जल्दबाजी का जो बोझ है, इसे दुनिया नहीं समझ सकती। ये कैब से जाएगी। ये ऑटो से जाएगी। इसके मोबाइल पर ऐप खुला हुआ है। ये कैब से जाएगी। उसका एक हाथ हवा में है, ये ऑटो से ही जाएगी। कैब से। ऑटो से। कैब से। ऑटो से। कैब। ऑटो। कैब। ऑटो। या खुदा, ये तो रैपिडो से जाएगी। रैपिडो से। Rapido, the smartest choice always. Safe भी, तेज भी। ऐप खोलो, बुक करो, go Rapido। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय रेलवे ने 26 अक्टूबर को 100 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें से 86 ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल ही कर दिया गया, जबकि 20 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट inquiry.indianrail.gov.in पर यह पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। वेबसाइट पर दी गई ताजा जानकारी के अनुसार सुबह 7 बजे तक 8 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए, जबकि रेलवे की तरफ से 33 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों के पैसेंजर ट्रेनों की विशेष गाड़ियां शामिल है। ऐसे में ट्रेन से सफर करने से पहले उससे जुड़ी जानकारी हासिल करने ना काफी अहम है। इस खबर में हम ऐसी ट्रेनों को पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई, जहां पर वेबसाइट पे जाकर आप कैंसिल ट्रेनों की स्थिति भी चेक कर सकते हैं, ताकि आपको यात्रा करते समय किसी भी तरह का समस्या ना आए। इस लिस्ट को देखकर आपको पता चल जाएगा कि जिस ट्रेन पे आप यात्रा करने वाले हैं वो कहीं रद्द तो नहीं हो गई है या फिर उससे कहीं रीशेड्यूल तो नहीं किया गया है। इसके अलावा सफर के पहले जरूरी अपडेट्स जानने के लिए यात्री रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 129 पर कॉल भी कर सकते हैं, या उन्हें ट्रेन से संबंधित सभी ताजा जानकारी आसानी से मिल सकेगी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन की कमान मिलने के बाद दुनिया भर में उनकी चर्चा हो रही है। ब्रिटेन में जारी आर्थिक संकट के बीच लिज ट्रस ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का मौका मिला। वहीं दूसरी तरफ ऋषि सुनक पर भारत में राजनीति भी जमकर गरमा रही है। तमाम विपक्षी नेताओं ने सुनक के पीएम पद तक पहुंचने को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। वहीं सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया। IMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी की तरफ से ऋषि सुनक के बहाने सरकार पर निशाना साधा गया। ओवैसी ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऋषि सुनक के पीएम पद तक पहुंचने पर ओवैसी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भविष्य में हिजाब पहनने वाली कोई लड़की भारत की प्रधानमंत्री बने। ओवैसी के अलावा पीजेपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी सवाल उठाया था कि भारत में अब तक विभाजनकारी नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने ऋषि सुनक को लेकर कहा कि ये याद रखना हमारे लिए अच्छा रहेगा कि ब्रिटेन ने एक जातीय अल्पसंख्यक को अपने प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लिया है। इसके बावजूद हम आज भी CAA और NRC और तमाम भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं। कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी ये सवाल किया गया था, क्या भारत में भी यूके की तरह कोई अल्पसंख्यक इतने बड़े पद तक पहुंच सकता है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि अगर ये हुआ तो हमें इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में ये हुआ
बदलाव दुनिया भर में एक खास मामला बनकर रह गया है। ये अल्पसंख्यकों को सर्वोच्च पद पर दी गई है और जब हम भारतीय सुनक के बोलने के अंदाज का जश्न मना रहे हैं तब हमें ईमानदारी से पूछना चाहिए कि क्या भारत में भी ये मुमकिन है। बरेली के भोजीपुरा इलाके में गांव मिलक अलीनगर में मंगलवार को 3 बच्चों की अमृत सरोवर में डूबने से मौत हो गई। तीनों खेत पर परिजनों को खाना देने गए हुए थे। लौटते समय अमृत सरोवर में वे बच्चे नहाने लगे। गहरे पानी में जाने से तीनों की डूब गए और जिनसे डूब जाने के कारण उन बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक हादसा का शिकार हुए आशीष 8 साल का, साथ ही पुत्र सुभाष था और सुमित 7 साल पुत्र राजेश और लव सागर 7 वर्षीय पुत्र राजेश शामिल है। तीनों ही बच्चों के परिवार मजदूरी करते हैं। मंगलवार दोपहर आशीष, सुमित और लव अपने अपने पिता के लिए खाना लेकर खेतों में गए हुए थे। खाना देने के बाद लौटते समय अमृत सरोवर में नहाने लगे और तालाब में घुसते ही तीनों बच्चे गहरे पानी में जाने से तीनों बच्चों की मौत हो गई। आसपास मवेशी चरा रहे गांव के बच्चों ने उन्हें बच्चों को डूबता हुआ देखा तो गांव जाकर खबर दी। सूचना पर तमाम ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और बच्चों को निकालकर भोजीपुरा स्थित मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद एसडीएम नवाबगंज राजीव शुक्ला और सीओ चमन सिंह चावला ने गांव पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली। प्रदेश सरकार अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का सौंदर्यीकरण करा रही है। सुरक्षा दीवार न होने से यह तालाब मौत का सरोवर बन गया है। आशीष 2 बहनों में अकेला भाई था। सुमित अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जबकि लव 2 भाई और 1 बहन थे। ग्रामीणों का आरोप है कि मिलक अलीनगर और शाहपुरा टारा में तालाब प्रधानों ने आसपास ही खुदवाए थे। नियमानुसार तालाब पर सुरक्षा दीवार बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनवाई गई। पिछले दिनों हुई बारिश से तालाबों का पानी भी काफी गहरा हो गया था। बिहार की सियासत में इन दिनों इस बात की चर्चा काफी जोरों से है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। कुछ लोग जहां इन चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश करते हैं तो इसे हवा देने में लगे रहते हैं। अब इस मामले में ताजा प्रतिक्रिया बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की आई है, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में वापस के अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि महागठबंधन के लोग पूरी मजबूती के साथ एक साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी को महागठबंधन के सभी सहयोगियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और वह मोकामा और गोपालगंज के विधानसभा सीटों पर अगले हफ्ते होने जा रहे उपचुनाव को जीतने की उम्मीद कर रही है। यादव ने जहानाबाद में कहा कि सभी गठबंधन सहयोगियों ने तय किया था कि हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मोकामा हमारी मौजूदा सीट है, जबकि गोपालगंज मेरा पैतृक जिला है। हमें दोनों जगहों पर महागठबंधन की जीत का भरोसा है। मोकामा में उपचुनाव अनंत कुमार सिंह ने अयोग्य ठहराने जाने का कारण कराया जा रहा है। उन्होंने अपने आवास से बरामद हथियारों और विस्फोटकों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया। वहीं आरजेडी के अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारा गया। वहीं गोपालगंज की बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी अपने दिवंगत पति सुभाष सिंह की सीट बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रही है और उन्हें राष्ट्रीय जनता दल की मोहन गुप्ता की तरफ से चुनौती मिल रही है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार ने सांसद हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति के पद से इस्तीफा देने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि वह विकल्प रखना चाहते थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने हाल ही में अटकलों को हवा देते हुए कहा था कि इस तरह के किसी भी फैसलों के लिए नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। यदि राज्य के हित में लिया जाए तो मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी महागठबंधन का हिस्सा है। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव जो है ये अटकलों को खारिज करते हुए नजर आए।
हरियाणा के फतेहाबाद में पीघर रोड स्थित सूर्या इनक्लेव में देर शाम को एक कोठी पर काम करने वाले नेपाली मूल के नौकर ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पूरा परिवार मॉडल टाउन में फिल्म देखने गया हुआ था, मगर जब इंटरवल के दौरान थिएटर हॉल में ही मोबाइल में सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो परिवार के होश उड़ गए, क्योंकि तब तक चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका था। आनंद फानन परिवार का घर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए और घर का सारा सामान उथल पुथल पड़ा हुआ था, जबकि मुख्य गेट के लॉक टूटे हुए थे। शहर पुलिस ने मामले में सूर्या एनक्लेव निवासी नरेश की शिकायत पर नेपाल के जिला रोलपा निवासी आरोपी नौकर तेजेंद्र ओली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और पुलिस को दी शिकायत में नरेश ने बताया कि मंगलवार को उसकी छुट्टी थी। यही वजह थी कि पूरा परिवार फिल्म देखने चला गया था। घर पर काम करने वाले नेपाल निवासी तेजेंद्र था, वह घर में ही रहता था। इंटरवल जब सिनेमा हॉल से मोबाइल पर ही घर के सीसीटीवी कैमरे को देखा जा रहा था तो मेन गेट खुला था और अंदर की लाइट बंद थी। फिर सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो होश उड़ गए। कैमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था और इसके बाद से पूरा परिवार तुरंत घर पहुंचा और लॉबी के गेट का लॉक टूटा हुआ था, अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। घर में काम करने वाला तेजेंद्र भी गायब था। अलमारी में रखे करीब 17 लाख रुपए गायब थे। इसके बाद से पुलिस को इस वारदात की सूचना दी गई। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए राज प्रथम के साथ। दीदी अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर बस सोचो और चल पड़ो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ब्रिटेन की सत्ता भारतीय मूल के ऋषि के हाथों में है। ब्रिटिश ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के बाद भारत में भी जश्न का माहौल है। खुद प्रधानमंत्री मोदी और तमाम बड़े नेताओं ने उनसे ऋषि सुनक को बधाइयां दी है। इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई जिसमें यह बताया जा रहा है कि जल्द प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक की मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता इंडोनेशिया में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए 15-16 नवंबर को बाली में होंगे और जहां उनकी मुलाकात हो सकती है। बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज संभाल चुके भारतीय मूल के ऋषि सुनक की भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात अगले महीने बाली में होगी। हालांकि इस दौरान मोदी और सुनक की द्विपक्षीय मुलाकात को लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सम्मेलन के दौरान दोनों नेता एक साथ रहेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। माना जा रहा है कि सुनक और मोदी की संभावित मुलाकात के साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच चल रही व्यापारिक समझौते की कवायद भी रफ्तार मिल सकती है। पहले इस समझौते के लिए दिवाली 2022 की मियाद रखी गई। सूत्रों की माने तो इस व्यापारी समझौते पर दस्तखत का गवाह बनने के लिए पीएम मोदी भी लंदन जा सकते हैं। इसे लेकर शुरुआती दौर की कवायद भी शुरू हो चुकी है।
भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 25 अक्टूबर की सुबह भारतीय वायुसेना की स्पेशल हेलीकॉप्टर से उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से नाथ द्वार पहुंचे और श्रीनाथ प्रभु के दर्शन के बाद विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा स्थान पर पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजस्थान से खास नाता रहा है क्योंकि उनका गांव झुंझुनू में ही है और चित्तौड़गढ़ जिले के सैनिक स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा को ध्यान में रखकर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मंत्री उदयलाल अंजना, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उनके आने से पहले ही विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सुरक्षा, स्वागत कारकेड, रूट प्लान, एम्बुलेंस समेत चिकित्सा व्यवस्था, एयर क्रू की आवास, भोजन और वाहन व्यवस्था, सुरक्षा, पास प्रवेश व्यवस्था के लिए विभिन्न अधिकारियों को दायित्व सौंपे थे। उनके आने के बाद भारी पुलिस बल साथ में रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नाथद्वार विश्व स्वरूप शिव प्रतिमा स्थान पर पहुंचे। उससे पहले उनकी स्वागत की तैयारियां हुई और उनके पहुंचने के बाद मेवाड़ी अंदाज में स्वागत किया। फिर कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे। उन्होंने सभी को दीपावली की हार्दिक बधाइयां देते हुए कहा कि बुलावे पर दूसरी बार यहाँ आने का मौका मिला। दोनों बार देखकर बहुत खुशी हुई। उद्योगपति मदन पालीवाल ने जो सोच रखी थी इस प्रतिमा को बनाने के लिए, उसे हकीकत में बदला गया। आपको बता दें कि शिव प्रतिमा की लोकार्पण कार्यक्रम 29 अक्टूबर को शुरू होगा, जो कि 6 नवंबर तक चलेगा। लोग इसमें मुरारी बापू राम कथा भी पढ़ेंगे और रात के गायक कलाकार सहित अन्य कार्यक्रम भी होंगे। राजस्थान के बारा रेलवे स्टेशन पर अचानक आग लगने से सनसनी फैल गई। दरअसल बारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एंट्री गेट के पास कैंटीन के गुमटी में लाइन चालू करते वक्त स्पार्किंग होने से आग लग गई। कैंटीन में रखे गए कागज और तेल के चलते देखते ही देखते आग ने इतना जोर पकड़ लिया कि कुछ ही देर में कैंटीन के भीतर से आग की लपटें निकलने लगी। आग की लपटें निकलते ही देख प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल फैल गया और रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों द्वारा अग्निशमन पर फोन किया गया और कुछ ही देर में नगर परिषद से दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई। अग्निशमन कर्मचारियों ने कुछ देर की मशक्कत के बाद गुमटी के भीषण आग पर काबू पा लिया। समय रहते हुए आग पर काबू पा लेने से रेलवे स्टेशन पर कोई अन्य बड़ी अनहोनी होते बच गई और इस दौरान रेलवे द्वारा कुछ समय के लिए सामने से गुजर रही रेलवे लाइन एहतियात के तौर पर आगमन रोक दिया गया। हालांकि किसी भी समय पैसेंजर ट्रेन का समय होने से ट्रेनों के परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बताया जा रहा है कि दिवाली की छुट्टी के बाद कैंटीन संचालक ने जब कैंटीन खोला और लाइट जलाई तो उसी दौरान बिजली बोर्ड से स्पार्किंग हुई, जिसकी कुछ देर बाद ही कैंटीन में आग पकड़ ली। हालांकि कैंटीन में गैस से भरे सिलेंडर रखने से हर समय उसके फटने का डर का माहौल बना हुआ था, लेकिन दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कैंटीन में आग के अलावा रेलवे के कोई अन्य विशेष नुकसान नहीं पहुंचा है। इस दौरान कोतवाली थाना पुलिस और आरपीएफ के जवान भी आग बुझाने का प्रयास करते हुए नजर आए। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल प्रदेश में इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना की शुरुआत की गई है। अब सरकार की ओर से आरटीआई के तहत पढ़ने वाली बेटियों को 12वीं कक्षा तक पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। सरकार की तरफ से इसके लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी। बजट में घोषणा के साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कार्य करना शुरू किया गया था। अब इसकी सौगात दे दी गई है। राजस्थान की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं तक की बालिका शिक्षा को भी निःशुल्क कर दिया गया है और सीएम अशोक गहलोत ने बजट घोषणा की क्रियान्वित के तहत शिक्षा विभाग की ओर से इसी साल से आदेश लागू होने जा रहा है और इसकी तैयारी शिक्षा विभाग की ओर से पूरी कर ली गई है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस घोषणा के तहत अब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जहां आरटीआई के तहत प्राप्त करने वाली बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, वहीं इस साल 8वीं कक्षा पास कर 9वीं में प्रवेश करने वाली छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा।
शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला बोले कि सीएम अशोक गहलोत ने बेटियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इससे बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से राइट टू एजुकेशन की शुरुआत की गई है। आरटीआई के तहत प्रदेश की निजी स्कूलों में शुरुआती कक्षा की 25% सीटों पर आरटीआई के तहत बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8वीं तक इन बच्चों को पढ़ाई की एक शुल्क निर्धारित राशि सरकार की ओर से वहन की जाती है। लेकिन इस साल बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक भी निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है। मंदिर ग्राउंड फ्लोर का काम तकरीबन 50% तक पूरा हो चुका है। दीपोत्सव के दिन खुद प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या आए तो उन्होंने मंदिर निर्माण के काम का जायजा लिया था। आपको बता दें कि 2.77 एकड़ के दायरों में मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रथम और द्वितीय तल का निर्माण उसके बाद किया जाएगा। मंदिर में कुल 3 फ्लोर बनाए जाएंगे। हर तल की ऊंचाई लगभग 20 फीट होगी और मंदिर का शिखर भी काफी ऊंचा रहेगा और मंदिर में प्रवेश करने पर तकरीबन 30 से 40 सीढ़ियों चढ़ नाम दिया गया है। प्रवेश द्वार को सिंह द्वार तैयार किया जाएगा। अयोध्या को पूरी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।